Hello everyone, welcome back to your new lecture. Our first chapter is over now. If anybody have any doubt, then you can ask me. Okay? Now, next we are going to start our new chapter, chapter 3, classification of elements and periodicity in properties. Means in this chapter we will discuss about periodic table and classification of periodic table and periodic properties of elements. ये सारी चीज़ें हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं एक कंप्लीट चैप्टर के अंदर। 10th क्लास में हमने पढ़ा है एलिमेंट्स को क्लासीफाई क्यों किया गया, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग हुआ। उसके बाद हमने पढ़ी थी कि एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो उनमें कैसे पीरियोडिसिटी शो होती है, वो ही सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। बस डिफरेंस इतना है, 10th में हम थोड़ा समराइज़ करके शॉर्ट करके पढ़ के आए थे, अब यहाँ हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, ठीक है। अब देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर हमें ये देखना है कि एलिमेंट्स जो है उनका क्लासिफिकेशन किया गया था उनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, मीन्स आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। इसके अलावा उनके आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियस, इन सब के बेसिस पर एलिमेंट्स जो है उनको क्लासीफाई किया गया था। उसके बाद आता है कि क्लासिफिकेशन किया क्यों गया। तो हमें पता है कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और इन 118 एलिमेंट्स को एक साथ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो इन 118 एलिमेंट्स की स्टडी को इजी बनाने के लिए, सिस्टमेटिक बनाने के लिए और कम टाइम में ज़्यादा एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया। फिर आता है ओरिजिन ऑफ पीरियोडिक टेबल, मीन्स एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर। फिर उसके बाद क्लासीफाई किया गया एटॉमिक मास के बेसिस पर। आपने पढ़ा है सबसे पहला क्लासिफिकेशन डॉबे-रॉयनर का था, सेकंड न्यूलैंड का था, थर्ड आपने लोथर मेयर 10th क्लास में नहीं पढ़ा है लेकिन अभी हम 11th में डिस्कस करेंगे। फिर लोथर मेयर का था, फिर मेंडलीफ का था। इन चारों का जो बेस है वो हमारा था एटॉमिक मास, कि इन चारों ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। और लास्ट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल हम जो पढ़ते हैं, जो हेनरी मोज़ले ने दी थी, उसका बेस था एटॉमिक नंबर। हमें ये चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी सारे पीरियोडिक जो क्लासिफिकेशन थे उनका बेस था हमारा एटॉमिक मास, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका बेस था हमारा एटॉमिक नंबर। सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं डॉबे-रॉयनर्स ट्राइएड रूल। देखो, डॉबे-रॉयनर्स ट्राइएड रूल, ट्राइएड मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। डॉबे-रॉयनर ने क्या किया, 3 एलिमेंट्स के 3 ग्रुप बनाए। जैसे ये रहा एक ग्रुप लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम सेकंड ग्रुप और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये थर्ड ग्रुप। और इसने क्या बोला कि फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है, अगर हम उनके एटॉमिक मास का एवरेज निकालें तो हमें बीच वाले एलिमेंट का ऑलमोस्ट या नियर जो है एटॉमिक मास मिलता है। कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालने पर हमें बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास मिलता है। जैसे देखना, ये है हमारे पास लिथियम सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट लिथियम का 7 है और पोटेशियम का 39 है। हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे, एवरेज निकालने का मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 23, जो कि किसका एटॉमिक मास है, सोडियम का। तो ये डॉबे-रॉयनर जो है ये बोलता है कि जब हम 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाते हैं और उनमें से फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं तो हमें मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास मिलता है।
अब इसके लिमिटेशन थी, इसकी लिमिटेशन क्या थी, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे 3 ही ग्रुप बना पाया और ज़्यादा ग्रुप जो है वो डॉबे रॉयनर बना नहीं पाया। मींस इसका ये रूल सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो पाया। उसके बाद सेकंड जो रूल आया हमारे पास, सेकंड जो क्लासिफिकेशन आया वो था न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड क्या बोलता है कि जिस तरीके से सारे गामा पा में फर्स्ट और एट्थ नोट सिमिलर होता है, वैसे ही यहाँ पे हर फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करके जब हम एट्थ एलिमेंट पे जाते हैं तो हर फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करता है। सी देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट हमने लिथियम को लिया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन और फिर एट्थ। तो ये फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, अगर हम बेरिलियम को फर्स्ट मानते हैं तो 1 2 3 4 5, मतलब हम बेरिलियम को 1 मान रहे हैं तो 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये दोनों एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी, ऐसे ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे, ठीक है। लेकिन इसने ये तो बता दिया, लेकिन इसकी लिमिटेशन थी। एक तो इसका ये जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ अप टू 20 एलिमेंट्स, मीन्स सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई हो पाया, इसके आगे अप्लाई नहीं हो पाया। फिर न्यूलैंड ने ये अज्यूम किया कि सिर्फ और सिर्फ 58 एलिमेंट्स ही नेचर में एग्जिस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जबकि हमें पता है अभी हमारे पास प्रेजेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद देखना, जो नोबल गैसेस हैं उनकी अगर डिस्कवरी हो जाती तो उसके बाद ये रूल अप्लाई नहीं होता। कैसे, देखो, अगर नोबल गैस डिस्कवर हो जाती तो वो क्या होती, फ्लोरीन के बाद आती। फ्लोरीन के बाद कौन आता, नियॉन। ऐसे ही हमारा क्लोरीन है, उसके बाद कौन आता, आर्गन, ठीक है। तो क्या होता, हम लिथियम से स्टार्ट करके फर्स्ट एलिमेंट पे चलते तो 1 2 3 4 5 6 7 और एट्थ एलिमेंट कौन होता, नियॉन। और लिथियम और नियॉन जो है वो सेम प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। तो जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो जाती तो उसका ये रूल जो है वो फॉलो नहीं हो पाता। तो ये लिमिटेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड क्लासिफिकेशन आता है वो आता है लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर जो है उसने क्या बोला कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक मासेस के। और सेम टू सेम ये चीज़ किसने बताई थी, मेंडलीफ ने भी बताई थी। हम मेंडलीफ्स पीरियोडिक लॉ पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लेकिन लोथर मेयर जो है उसने क्या किया था, एक ग्राफ प्लॉट किया। और उसने जब ग्राफ प्लॉट किया तो उसको कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिला कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो पीक पे मिले और दूसरे एलिमेंट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ थी वो नीचे की तरफ मिले। ऊपर जितने भी एलिमेंट्स पीक पे मिले वो सारे के सारे कौन से थे, एल्कली मेटल्स थे। पढ़ा है ना फर्स्ट ग्रुप, हम जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो एल्कली मेटल्स होते हैं और सेकंड ग्रुप जो होता है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। तो पीक में तो उसे सारे के सारे कौन से मिले, एल्कली मेटल्स मिले, और डाउन की तरफ कौन से मिले, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मिले। और एल्कली मेटल्स में लिथियम को छोड़कर सारे के सारे कहाँ आए, पीक के ऊपर आए। तो उसने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसमें सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जो है वो एक ही प्लेस पर देखने को मिले, एक ही पोजीशन पे देखने को मिले। एल्कली मेटल्स जो है वो पीक में और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स है वो ग्राफ के नीचे की तरफ। फिर उसके बाद सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, मतलब पीरियोडिक टेबल फॉर्मेशन का सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो कौन सा है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मीन्स सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो किसने बनाई थी, मेंडलीव ने बनाई। अब देखो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव, लोथर मेयर, न्यूलैंड और डॉबे रॉयनर, इनका जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बेस था वो एटॉमिक मास था। मेंडलीव ने क्या बोला, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये 10th क्लास में भी पढ़ के आए और इम्पॉर्टेंट हमेशा रहा है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव जो है वो पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने
एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ग्रुप्स के अंदर। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो मैनलीफ ने सबसे पहले एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में क्लासिफाई किया। ठीक है, मैनलीफ ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल बनाई। ठीक है, अब देखो, मैनलीफ अरेंज द एलिमेंट्स इन अ टेबल विच आर डिपेंडेंट ऑन हिज पीरियोडिक लॉ एंड दिस टेबल इज नॉन एज मैनलीफ्स पीरियोडिक टेबल। एक और चीज़ याद रखना, मैनलीफ जो है सबसे पहले तो मैनलीफ जो है उसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में क्लासीफाई किया। मीन्स सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो मैंडलीफ को जाता है। उसके बाद मैंडलीफ के जो पीरियोडिक टेबल है उसका बेस क्या था, एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस तरीके से ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हो, ऊपर से नीचे, और पीरियड में अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो आपको एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, मैनलीफ जो है उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स के अंदर। हम 10th क्लास में पढ़ते हैं 6 पीरियड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंडेड है, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज दिया हुआ है। 7th जो पीरियड है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, इसलिए हम 10th क्लास में 6 पीरियड्स ही पढ़ के आते हैं। एक्चुअल में बनाए तो उसने 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स थे। ठीक है, और आपको पता है कि फर्स्ट टू 7 जो ग्रुप उसने बनाए थे, ये वाले ग्रुप्स मतलब वर्टिकल जो कॉलम्स उसने बनाए थे, उसको उसने फर्स्ट टू 7 जो है उनको सबको सब ग्रुप में डिवाइड किया था। ए बी ऐसे करके उसने 7 तक जो ग्रुप्स है उनको क्या किया था, सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था, और 8th जो है उसको 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया था। ठीक है, फिर उसके बाद जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, मतलब मैनलीफ के टाइम पे तो डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उस 8th ग्रुप के आगे ही नया ग्रुप ऐड कर दिया गया जिसे 9th ग्रुप बोला गया या फिर 0th ग्रुप बोला गया। फिर उसके बाद उसका जो फर्स्ट पीरियड था, मतलब उसने कितने पीरियड्स बनाए थे, 7 पीरियड्स बनाए थे इस तरीके से। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट पीरियड था उसके अंदर एलिमेंट्स के नंबर 2 थे तो उसे वेरी शॉर्ट बोला गया। सेकंड और थर्ड के अंदर 8 थे जिसे शॉर्ट बोला गया। फोर्थ और फिफ्थ के अंदर 18 थे जिसे लॉन्ग बोला गया। सिक्स्थ पीरियड के अंदर 32 थे जिसे वेरी लॉन्ग या लॉन्गेस्ट पीरियड बोला गया। और सेवन्थ जो था वो क्या था, इनकम्प्लीट था। जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा और उसे भी क्या बोलेंगे, उसमें भी 32 एलिमेंट्स आएंगे और उसे भी क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट पीरियड या वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अब देखो मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स क्या थे, अच्छी बातें क्या थी। मैंडलीफ ने कुछ एलिमेंट्स, जैसे 3 एलिमेंट्स है, इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, इन 3 एलिमेंट्स के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में स्पेस छोड़ा था। जब फ्यूचर में वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनको एक तो क्या नाम दिया गया, इक्का बोरोन के लिए स्कैंडियम, इक्का एल्यूमिनियम के लिए गैलियम, इक्का सिलिकॉन के लिए जर्मेनियम। इन 3 एलिमेंट्स के लिए अपनी पीरियोडिक टेबल में जहाँ स्पेस छोड़ा था, ये तीनों एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्टली उसी प्लेस के ऊपर आए। ठीक है, फिर उसके बाद देखो मैंडलीफ ने क्या किया था, अपनी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के लिए भी स्पेस बनाया हुआ था। जब वो डिस्कवर होगी तो वो उस प्लेस पर आ जाएगी। फिर मैंडलीफ का जो क्लासिफिकेशन था, मैंडलीफ का क्लासिफिकेशन जो था, पहला ऐसा क्लासिफिकेशन था जिसने सारे एलिमेंट्स को सक्सेसफुली इंक्लूड किया था अपनी पीरियोडिक टेबल में। तो एक तो उसने 3 एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ा, वो एलिमेंट्स एग्जैक्टली उसी प्लेस पर आए। नोबल गैसेस जब फ्यूचर में डिस्कवर हुई तो उनको भी मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जगह मिल सकी, और वो ऐसा क्लासिफिकेशन था, पहला ऐसा क्लासिफिकेशन था जिसने सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया था। अब हम बात करें डीमेरिट्स की, तो सबसे पहली जो डीमेरिट है वो ये है, और वो अभी भी बनी हुई है, ये हमें डीमेरिट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखने को मिलेगी कि हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाया, आइसोटॉप्स जो है उनकी पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आइसोटॉप जो है उनके मासेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला था कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो चाहे हम लेफ़्ट टू राइट जाए, चाहे हम टॉप टू बॉटम जाए, ऑलवेज़ एटॉमिक मास क्या होगा, इंक्रीज़ होगा।
और आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे अरेंज करना चाहिए था आइसोटॉप को, जैसे हाइड्रोजन है उसके 3 एटॉमिक मास है, 1H1, 3 आइसोटॉप है, 1H2 1H3, तो तीनों के एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो इसको जब अरेंज करना था तो या तो इसको इस तरीके से पीरियड में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था या फिर ग्रुप में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, लेकिन इसने क्या किया, सारे के सारे आइसोटोप जो है उनको एक ही प्लेस पे रख दिया, मतलब ये एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाया। फिर उसने क्या किया, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे उनको एक ग्रुप में रख दिया और सिमिलर जो एलिमेंट्स थे उनको अलग ग्रुप में रख दिया। मैंडलीव जो है उसने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के लिए अपनी पीरियोडिक टेबल में कोई प्रॉपर स्पेस नहीं छोड़ा। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि मैंडलीव अपने ही एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले रूल को फॉलो नहीं कर पाया। जब आप मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आप देखोगे कि टेलुरियम और आयोडीन, कॉपर और निकेल और आर्गन और क्रिप्टोन, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर ये अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो ही नहीं कर पाया। टेलुरियम जो है उसका एटॉमिक मास है 127.6, आयोडीन का एटॉमिक मास है 126.9। तो होना क्या चाहिए था, टेलुरियम बाद में आना चाहिए था और आयोडीन पहले आना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, टेलुरियम को तो पहले रख दिया और आयोडीन को बाद में रख दिया। मींस एटॉमिक मास का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं कर पाया। फिर उसके बाद में जो लास्ट हमारे पास आती है मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल, उसके बाद में हमारे पास लास्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हेनरी मोज़ले ने बनाई थी। और हेनरी मोज़ले जो है, ये रूल हम पढ़ते नहीं हैं 10th क्लास में, यहाँ पढ़ेंगे। हेनरी मोज़ले क्या बोलता है, द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज। देखो ये जो है ये हमारा क्या है, स्क्वायर स्क्वायर रूट है एक्स रेज की फ्रीक्वेंसीज़ का। ठीक है, न्यू जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, ये न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है और ये एक्स रे की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रे ऑब्टेन्ड बाय बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनी मेटल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किसी मेटल के ऊपर करवाया जाता है तो जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट होता है वो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो ये वाली इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, न्यू इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इज़ इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ए और बी तो हमारे कांस्टेंट हो गए, जेड न्यूक्लियर चार्ज हो गया और न्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई एलिमेंट्स की, सॉरी एक्स रेज की। उसके बाद देखना, इस बेसिस के ऊपर उसने ये बताया कि एलिमेंट्स जो है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है, यही तो होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन्स का नंबर जितना होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं होता, इसलिए हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। यही तो बोलते हो कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, यही तो पढ़ते हो। तो ये क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है या न्यूक्लियर चार्ज जो होता है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है इसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होता है वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो इस बेसिस के ऊपर मोज़ले ये बोलता है कि कोई भी एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी कौन होगी, एटॉमिक नंबर होगी, ना कि एटॉमिक मास होगा। और इसी के बेसिस पर उसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया जो क्या बोलता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और हमने मॉडर्न पीरियोडिक मैनलीव्स पीरियोडिक लॉ में क्या पढ़ा था, एटॉमिक मासेस।
तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा बेस्ड है एटॉमिक नंबर के ऊपर, बाकी सारी क्लासिफिकेशन जो थे वो बेस्ड थे एटॉमिक मास के ऊपर। अब देखो पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर कितने ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स बनाए गए। पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे हम स्टडी करते हैं उसके अंदर 7 तो पीरियड्स बनाए गए, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई गई। 18 जो है वो क्या बनाए गए, ग्रुप्स बनाए गए, 18 ग्रुप्स बनाए गए। अब कैसे बनाए गए, मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट टू 7 को कितने में डिवाइड किया था, 2 में, यानी टोटल कितने हो गए 14। 8th को किस में डिवाइड किया था, 3 में, तो टोटल कितने हो गए 17। और एक और ग्रुप कहाँ से आया, नोबल गैस वाला। तो इस तरीके से टोटल कितने ग्रुप्स हो गए हमारे पास, 18 ग्रुप हो गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। और पीरियड्स हमारे कितने थे टोटल, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी थी, 7, ठीक है। तो इस तरीके से 7 तो पीरियड्स थे और 18 ग्रुप्स थे। फिर हम देखते हैं कि ये जो वही मैनलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसी के बेसिस पर बनाया गया। अब आप देखना आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो है कैसे।